बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है तर्जुमा और मेरा तर्जुमा। और आज तर्जुमे के साथ और तर्जुमे की अपनी किताब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सफ्दर रशीद साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आज जिस किताब पर हम बात करने जा रहे हैं उसका उन्वान है खाली कुर्सियाँ, और अपने दोस्तों के लिए इसका जो सर वर्क है ये उनकी खिदमत पेश करते हैं। और अपने दोस्तों के लिए इसका जो सर वर्क है ये उनकी खिदमत पेश करते हैं। इसको आप देखिए जनाबे वाला। खाली कुर्सियाँ सर जो है वो है एक नमूना थिएटर ऑफ एब्सर्ड का। थिएटर ऑफ एब्सर्ड आपने जैसा मुझे पहले बताया था कि ये ड्रामे का एक आप समझे कि जॉनरा है अलग से, उसका अंदर एक जैली उसका जॉनरा है, ओवरऑल जो ड्रामा है उससे। और इसमें कुछ मुख्तलिफ है जो हमारा उमूमी ड्रामा या रिवायती ड्रामा या क्लासिक ड्रामा था उससे। और इससे पहले जो है ये चूँकि थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है ये हम हमारे उमूमी तनकीदी मबाहिस में भी रहा, यूनिवर्सिटियों के निसाब में भी शामिल है, और वेटिंग फॉर गोडो और इस तरह की चीज़ें जो है वो कुछ तराजिम हमारे पास पहले से मौजूद हैं। तो इस सारे तनाजुर से एक तो हमारे तालिब इल्मों को, हमारे नए देखने वालों को ज़रा आगाह फरमाइए, और उसके तनाजुर में फिर हम इस पर बात करेंगे कि उससे आगे आकर इस किताब की, इस मुसन्निफ की क्या अहमियत है और ये तर्जुमा आपने इसी को क्यों मुंतखब किया, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा इसका पस मंज़र आप बताइए। बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि जो 20वीं सदी का यूरोप में 20वीं सदी के आगाज़ से जो आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी में चीज़ों में आनी शुरू हुई थी, एक सोच का अमल, रद्द-ए-अमल का तलखीब आनी शुरू हुई आगे चल के, और बेजारी का और नया होने का, जो अज़रा पाउंड वगैरह ने कहा कि नया जो वो हर नई चीज़ को कबूल करने का भी रुझान आया था जो जैसी भी है। तो वो, और फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार का होना, फिर उसमें सोशल तबके के अंदर ही आया कि भाई हमें इस साइंस ने क्या दिया कि जो हम सुहाने ख्वाब सुन रहे थे नए इंसान के और ह्यूमनिज्म के, इंसान परस्ती वाला ह्यूमनिज्म यानी, और रिनाइंसां के बाद से जो सूरत हाल बनी थी, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया, अगरचे उसमें भी रद्द-ए-अमल आए थे, लेकिन चलिए कुछ सीखा उन्होंने और बेहतरी लाया चीज़ों में। एक सिविलाइजेशन को फख्र था कि हमने दुनिया को लीड करना है, ऐसे और उसने दी जंगें। हाँ, मतलब इंसानी जो मामला है यानी इंसानी रिवायत के आगे बढ़ने का एक था, लेकिन वो जब जंगों पे सूरत हाल, और ना सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को हमने इसमें मुब्तला कर दिया। इन थी तो मंडियों की इसका बड़ा एक बड़ी सतह पर एक मायूसी है जी। उस मायूसी का इजहार लिटरेचर में आ रहा था, जिसका इजहार आप द वेस्टलैंड में देखते हैं एक तो, ठीक है जी। और आगे चल के फिर सेकंड वर्ल्ड वार हो जाती है, जो और भी ज्यादा तबाहकुन, अपनी पिछली गलतियों से भी नहीं सीखा। तो यूरोप में जो 40s, 50s, 60s में जो मायूसी का दौरा था वो शदीद था। इसलिए आप देखते हैं कि जो वजूदी फिक्र है फलसफे की सतह में भी, जो अदब के अंदर भी बराह रास्त आता है, और उसके असरात हम इसी दौर के अंदर देखते हैं। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी एक वजूदी फिक्र से मुतासिर है, और ऐसा नहीं कि ये लोग प्लान करके इस तरह करे। तो ये लोग थिएटर ऑफ एब्सर्ड यानी ये एंटी ड्रामा है, एंटी प्ले है बेसिकली, एंटी हीरो, एंटी प्लॉट, ठीक है जी। ये ड्रामे के जो क्लासिकी अनासिर थे जी उनके खिलाफ जाकर बाकायदा उलट उसके उसलूब उस तरह नहीं है कि कहानी नहीं है, सांचों को बाजरा नहीं है जी, सांचों को तोड़ने की काविश। जी हाँ। तो वो उस मायूसी का इजहार उन्होंने कहा कि लफ्जों में नहीं हो सकता, वो जो मायूसी है वो एक करेक्टर के तौर पे समझो है। अच्छा। मायूसी को पर्सोनिफाई करना, बहुत अच्छा, ये इनका कंट्रीब्यूट था क्लास। देखो जो सूरत हाल है वो जो रीडर है और जो देखने वाला है, नाजिर है, वो उस मायूसी के तजुर्बे से गुजरे, ठीक है, यानी एहसास की तरसील जो है, हाँ, ज्यादा उनके लफ्जों में जरूरत नहीं है, ठीक है, बल्कि उस मायूसी से गुजरे देखने वाला, ठीक है, ये एक नई चीज थी। वैसे ये ठीक है, यानी आप परफॉर्म कर रहे हैं ड्रामा अगर उधर, तो देखने वाला जो बैठने वाला है उस तजर्बे से गुजरे कि क्या है, वो खुद उससे गुजरेगा, सही, और उस चीज को पर्सोनिफाई कर दिया, ठीक है। तो लिहाजा इसकी स्टेज की सेटिंग बहुत अहम है, इसमें किरदार बहुत अहम है। अब देख रहे हो उसमें अहम से मुराद है कि गैर अहम है। उसमें वेटिंग फॉर गोडो में 2 करैक्टर हैं जो बैठे जनाब कई दिन रोजाना एक ही बात करें, हाँ जी गोडो मियाँ कब आएंगे, हाँ गोडो है, कल नहीं कहा था आने का, नहीं उसने कहा था मैं जुमे को आऊंगा। अच्छा तो आ गया, चल पड़ा, हाँ बस आने वाला है, करते 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 पूरा ड्रामा ऐसे खत्म हो जाता है। ठीक, और गोडो नहीं आता। वो गोडो नहीं आता।
वेटिंग फॉर नथिंग है। ठीक है जी। अब ये मायूसी जो है कि इंतजार का, मसीहा के इंतजार का कह ले उस दौर का, और वो और असली इंसानी मसला भी तो है ना ये इंतजार में। हमने अपने के लिए जिंदगी करने के लिए कुछ चीजें बना ली हमने, लेकिन बहरहाल इंसानी के तो है एक जिसको खास तौर पे फनकार ने देखा है। तो ये था इसमें। तो मैं ये कहता हूँ कि जो 50 बरस की निस्फ सदी के जो बात है यूरोप में, 20वीं सदी का निस्फ अव्वल, उसमें जो सारी मायूसियां और जो है वो एक चीख की शक्ल में थिएटर ऑफ एब्सर्ड में यकजा हो जाती है। क्या बात है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड बुनियादी तौर पे इस्तेमाल किया, वो उस सारी रद्देमल कह ले, उसको मायूसी कह ले, वो हर चीज का कामिल इजहार हमें एक जगह पे अगर देखना हो, कोई एक नमूना हमने देखना हो, तो वो ये है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। इसको समझे बगैर हम मगरिब को नहीं समझ सकते। कुछ और तहरीकों के बारे में भी हम देखते हैं, यानी जैसे सररियलिज्म था या डेडाइज्म है, वो भी एक हैतों को और चीजों को तोड़ने की और जो मौजूद सांचे हैं उनसे बाहर जाने की और गुस्से के इजहार की जो एक सूरत है वो भी उनमें नजर आती है। जी हाँ। तो इसी तसलसल में हम देख सकते हैं एक ही टब्बर है सारा। जी जी। अच्छा। ये सारा उससे शुरू होकर करेगा वगैरह से लेकर बुनियादी तौर पे कि जो चैलेंज कर रहा था बुनियादी तौर पर इनायत शाह को, बिल्कुल सही, बुनियादी तौर पे अपनी असल के अंदर, अपने निहाद के अंदर जो कासिम साहब इस्तेमाल करते हैं, कासिम याकूबजाद, तो अपने निहाद में ये एक ही चीज है कि मेटाफिजिक्स के इनकार के बाद इंसान कहाँ खड़ा है, कि उसने क्या दिया। ये सारा बेसिकली वो एलियट हो, वो पाउंड हो, ये जितने भी लोग हैं सारे, जो तरक्की के नाम पर जो मॉडर्निज्म है या इंसान के बारे में समझा जाता था कि वो अपनी जो है इर्तिका है उसकी अगली मंजिल पे चला गया है, लेकिन उसका हासिल जो है वो अगर इस सूरत में सामने आया है, उन्होंने चैलेंज किया है। बहुत अच्छा। यानी फिक्री सतह पे अगर ह्यूमनिज्म को चैलेंज किया है तो दो बड़ी चीजों ने 20वीं सदी की किया है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड ने या अदबी जदीदियत ने, माँ बा जदीदियत ने भी किया है एक सतह पे। ठीक है, खैर इलादा मौजूद है। तो इसका जब अगर अब आप कहें कि इस प्ले की तरफ हम आते हैं तो ये तो पस मंजर था। इसमें वेटिंग फॉर गोडो तो बहुत मशहूर है, कृष्ण चंद्र ने भी इसका तर्जमा किया, आप देखें ना 50s में गालिबन तर्जमा किया था, 70s में। अच्छा, ठीक है जी, 50s में तो ये आए थे, तो इसका तर्जमा किया, करैक्टर वगैरह सेटिंग उन्होंने हिंदुस्तानी रखी। फिर इसका अलहमरा से छपा है गोदो के इंतजार में। ठीक है जी, तो पंजाबी में तर्जमे हो चुके इसके दो तो मैं जानता हूँ, मुमकिन ज्यादा हो चुके हों। ठीक है जी, मसीहा दी उड़ीक के नाम से है, अच्छा, गोडो दे इंतजार चे, ऐसा कुछ शायद दूसरा है। तो इसलिए मतलब कि हमारे अदबी इल्मी दुनिया में वो इसका मौजूद है, जो गहरा अदबी मुताला रखने वाले लोग हैं वो भी है, और एम अंग्रेजी वगैरह के निसाब में भी रहे हैं ये चीजें। आज तो चलन बस लिंग्विस्टिक्स के नाम पे जो हो रहा है कोलादाबाद है, तो नादब रहा ना कुछ रहा। तो ये इस यानी थिएटर ऑफ एब्सर्ड के तनाजुर में अब वहां तक हम पहुंचा है, तो उसके तनाजुर में ये जो ड्रामा है जिसका तर्जुमा आपने खाली कुर्सियां के उन्वान से किया, कुछ इसके मुसन्निफ के बारे में और इस तर्जुमे के बारे में फरमाइए। ये इक्वली बड़े लोग थे, यानी वहाँ इंग्लैंड वगैरह में उसमें पिंटर थे जी, और यहाँ आपने ये लोग जो थे आइंस्को और ये वेटिंग फॉर गोडो के जो मुसन्निफ हैं, फौरी मेरे स्लिप हो रहा है दिमाग से ना, तो मुराद है कि ये 3-4 बड़े लोग थे जो किसी न किसी तौर पे ये फ्रांस से भी मुतालिक रहे, तकरीबन तमाम लोग। तो फ्रांस इसका एक मरकज रहा है इन प्लेस का, जो है इस तरह की सारी हरकतें जो है हम देखते हैं कि वही अदबी मूवमेंट जो है उसमें सोचने वाले लोग हैं ना, मुख्तलिफ सोचने वाले लोग हैं, और वो अपने किए पर भी सोचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अपने किए पर सोचना जो है ये बड़ी कौमों का है, तो हमें देखना चाहिए। तो इसी वजह से उनका अदब जो है वो पूरी दुनिया को लीड भी करता है बात मामलात में। मुसन्निफ हैं इस किताब के। तो इस ड्रामे की सेटिंग क्या है जी? इसकी ये है कि एक नीम दायरवी स्टेज है, ठीक है, जो कि रिवायती नहीं है। उसमें एक खिड़की है सामने, और लोग सामने बैठे होते हैं, लेकिन ये नीम दायरवी है और लोग दरमियान में बैठे हुए हैं। दो कैरेक्टर हैं जिनकी उम्र 95 देखने वाले होंगे ना जी, जो देखने वाले आप तो करेंगे, वो तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा है तो ये दरमियान में इधर बैठे। हाँ जी, ऐसा एग्जैक्टली। तो 95 बरस की उम्र है, बूढ़ा और बूढ़ी है, जो एक जजीरे में है,
समंदरी इर्द गिर्द समंदर है, उसमें एक मीनार पे बैठे हैं, 75-80 साल से वहीं है अपनी शादी के बाद से। क्या बात। और अब उन्होंने महसूस किया बूढ़े ने कि जो जिंदगी भर का मेरा हासिल है, तजुर्बा है, वो मैं आने वाली नस्लों को देना चाहता हूँ, बल्कि नौ इंसानी को मैं दे दूंगा। मतलब वो वक्त आ गया है कि बस सबको दिया जाए, और वो पैगाम इतना बड़ा है कि वो मैं मुतमिल नहीं हूँ देने का, और ना मेरी पैसा ब्लाग इतना अच्छा है, लिहाजा एक प्रोफेशनल आदमी का बंदोबस्त किया जाता है जो पैगाम नस्ल इंसानी को देगी, आने वाली नस्ल। क्या बात, ध्यान रख लेना। ठीक है, यानी कोई इतनी बड़ी बात है कि जो उसके पास तो है, लेकिन उसके ख्याल में उसके पास ब्लाग का इतना बड़ा नहीं है कि पूरे बने नौ इंसान को उसका पैगाम दे सके। तो एक बंदा उसके लिए आ गया, इसके बारे में समझा जाता है कि तैयारी की गई है खाने पीने की, और लोग आ रहे हैं, बादशाह आ रहा है, जनरल आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट आ रहे हैं, समझो उस वक्त के सारे अशराफिया जो है और हर तरह का तबका वो बुलाया गया है कि पैगाम देने के लिए, जो ताकि वो सुन सकें उसकी बात को। अच्छा। और आता कोई नहीं है, खाली कुर्सियां पड़ी हैं, बस कुर्सियों की सेटिंग वेटिंग में नजर आती है, हिलती रहती हैं, और उनके मुंह, उनके डायलॉग से पता चलता है जी अब बादशाह आ गया है, बहुत शुक्रिया जनाब, तशरीफ ले आए, नाजरीन हाजरीन, इस तरह की बातें चलती रहती हैं, जिससे अंदाजा कुछ नहीं है, लेकिन उनकी बातों से आपको अंदाजा होता है कि इस वक्त कौन आया है। ये डायलॉग्स हैं बूढ़ा बूढ़े के दरमियान में, और आपस में उनके से पता चलता है पढ़ने वाले को, ड्रामा देखने वाले को। तो ये एक है मंजर जो है, ठीक है, उनके कपड़ों की बातों से, जनाब देखिए बस चाहे गिर ना जाए, और उस किस्म के है। तो, हाँ, पूरा वो ड्रामा है ड्रामा किया जाता है। और बाहर एक वक्त आता है, सस्पेंस पैदा किया जाता है, आ रहा है जनाब, अब बिल आखिर वो आ जाते हैं, एक हकीकी आदमी आ जाता है। अच्छा। इन हकीकी जो पैगाम देने के लिए जो ऑडिटर था, जो मुबल्लिग थे इसके, वो आते हैं, ये पैगाम्बर है उसको, उसके पैगाम को देने के लिए, तो वो हकीकी बहाल आदमी है। लेकिन मतलब 3 कैरेक्टर होंगे, 3 कैरेक्टर होंगे जी, 2 वो पहले हैं, एक और आता है जी, वो थोड़ी देर के लिए समझाता है जी, और पता ही चलता है कि वो गूंगा है और बहरा है। अच्छा, ठीक है, जिन्होंने वो अबलाग करना था, जिस पे तकिया था, हाँ वो बहरे, तो लिहाजा फिर एक ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने अपना पैगाम वो लिखता है, लोग कुछ नहीं समझते, उसे उलझन होती है कि मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे लोग। अच्छा, इतने नालायक है कि ये मैं लिख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और ये समझ नहीं रहे, वो हुआ करता है, खैर कुछ लिखता है, यानी मीनिंगलेस। ठीक है, ये ना उसको बोलना आता है जी, ना वो सुन सकता है, ना उसको लिखना आता है, और उलझन भी हो रही है कि मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। ठीक है, तो ये देख के पैगाम जो है लिखा जा चुका, मुतमईन होके बूढ़ा बुढ़िया अपने उससे खिड़की से नीचे समंदर में छलांग लगा के, यानी कि जो जिंदगी का हासिल था वो हमने पहुंचा दिया, होके और खुदकुशी कर लेते हैं। क्या अब ये आप उस दौर को भी ज़हन में रखिए, और इंसानी उससे भी मायूसी का, और ये था पैगाम जो, अब ये मेरी अपनी ताबीर है, जो साइंस ने हमें पैगाम दिया था, जो तरक्की के नाम पे हम देना था, ये वो पैगाम था। जी जी जी, वो गूंगे बहरे अंधों के हाथ में था वो, ऐसे ही, मतलब इसके पढ़ते हैं, इतनी उम्र का हासिल, हाँ ये निकला, और उसकी कम्युनिकेशन की सूरत हाल भी ये है। ठीक है जी, कि वो जो सुनने में जो अच्छा, वो इतने एहतमाम से लोग आके बैठे थे कि शायद हमें कुछ पता चलेगा जी, या जिसके इतना हाइप था जी, तो वो असलन कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी निकला। तो ये मुमकिन है कि उन्होंने रिनाया साहब को चैलेंज किया हो, ये हो सकती है बात ये। ठीक है, तो बहरहाल, तो ये कम्युनिकेशन का भी एक मसला इसमें अगर मौजू आप कहेंगे तो सबसे बड़ा मौजू शायद यही है कि कम्युनिकेशन गैप जो है, ये इंसान और इंसान के दरमियान है, वो चाहे इंसान हो हमारे क्रिएटर के दरमियान है जी, इंसान और कायनात के दरमियान है। वो गैप जो है, खास तौर पे मॉडर्न मैन का जो गैप है, जो फितरत से दूर हो चुका है और जो कुछ खराबियां आ चुकी, वो अबलाग नहीं कर सकता दौरे जदीद में, ये इनका महसूस होता है। ये भी उसके अंदर कहीं मौजूद मेरे ख्याल में इससे लग रहा है कि जो लफ्ज पर इन्हिसार है जी कम्युनिकेशन के लिए, कि आप बात पहुंचाने के लिए लफ्ज पर अगर इन्हिसार करेंगे सिर्फ, तो उसका मुमकिन नहीं है कि हासिल वसूल वाकयातन कुछ हो भी। ये तो बाकायदा इसके अंदर डायलॉग है इस बात पे जो आपने कही है। जी जी, अच्छा, हाँ जी, इस पे बाकायदा बात है इसमें ना, कि लफ्जों की जो जरूरत नहीं है, और लफ्ज जो है, आज तक हम लफ्ज इस्तेमाल करते आए हैं ना, जिससे हमें धोखा दिया एक लिहाज से। ठीक है, तो अबलाग के लिए इसीलिए सेटिंग अबलाग कर रही है
इसलिए करेक्टर का हुलिया और ये सब चीजें, मतलब एक प्ले है उसके अंदर जो है करेक्टर जो है वो गमलों में आ जाते गड़े में, एक में जो है वो ऐसा ऐसा मर रहे हैं, लिहाजा ये सूरत हाल ठीक है, जो मजबूरी सूरत हाल है ड्रामे हाँ, की जी वो बलीग होनी चाहिए, बजाय सिर्फ मुकालमे पर या लफ्ज पर इन्हिसार करना। जी हाँ। अच्छा, ये हमारे यहाँ भी रिवायत है, मतलब किया था, मीर ने कहा कि किया था शेर को पर्दा सुखन का, यही आखिर को ठहरा फन हमारा। यानी जो शेर है वो सुखन का पर्दा है, उसका इजहार नहीं है, पर्दा है। अदब का तो करीना यही है, बात अधूरी मगर असर दूना, अच्छी लुकनत जुबान में आई। वाह वाह, कि बात अधूरी रह गई है लेकिन उससे अबलाग जो है वो ज्यादा हो, जी हाँ, लुकनत से अबलाग करना। इसीलिए जदीदियत का तरक्की पसंद उठान के दिनों में खासतौर पर, बाद में तो चीजें नहीं रही उस तरह, उन्होंने भी सीखा जाहिर है कि बिल्कुल वाजे तौर पे एक चीज को बयान कर देना, मसले को, और पहले से पता हो कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है जी। किसान जो है हर मजदूर जो है सूरत में मजलूम होगा, फैक्ट्री ओनर हमेशा जालिम होगा। हमें ये दे देंगे, ये पहले से नारा बना देना शायरी को, अफसाने को, तो इसके पे एतराज उठे, जिससे फिर एक तवाज़ुन की सूरतें बाद में पैदा हुई बाहर। ऐसे ही है, तो इसका मतलब है कि इन्हिसार ना करना लफ्ज पर जी, और एक जो कम्युनिकेशन गैप है वो, और जो जिंदगी की वो लाजानियत जो इतने बड़े स्ट्रगल के बाद जाकर जंगों की सूरत में सामने आई है, और उसमें जो इंसान की मायूसी है, ये बुनियादी कज़िये हैं जो इस थिएटर ऑफ एब्सर्ड का ओवरऑल है, और इसमें भी वो हुए। बज़ाहिर तो आज जंग उसरा नहीं हो रही, फर्ज कीजिए हम कहें कि आज क्यों रेलेवेंट है, फर्ज का एक बात की जा सकती, वही सूरत हाल है। सूरत हाल तो वही है, अब जंग से ज्यादा सूरत हाल शक्लें बदली हैं उसकी, लेकिन चकाचौंध में इतनी डाल दिया गया है खासतौर पर सरमायादारियत ने, कि आज वो हमें जो चीखें हैं, ये भी एक चीख है ना, चीख है बिल्कुल, थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी एक चीख, वो जो इंफरादी सतह पे जो चीखें हैं वो चकाचौंध में हमें सुनाई नहीं दे रही। ऐसे ही वो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, ऐसे, लेकिन वो छोटी छोटी चीखें मौजूद हैं। मुमकिन है कि किसी और वक्त में अंदर से तो बहुत बड़ी हैं जी, लेकिन ओवरऑल जो शोर और हंगामा है उसमें उनकी आवाज दबी हुई है। ऐसे, तो अगर नमूने के तौर पर हमें इसका कुछ हिस्सा देखें हम, ताकि आपके तर्जुमे का जो इंतखाब है लफ्जों का या उसकी रवानी है उसका भी हमें पता चले, और थोड़ा सा उसका अंदाजा भी हो जो भी हमने बातें की हैं कि उसका नमूना कैसे आता है। जी, इसमें थोड़ी सी स्टोरी कह लें इसको, ये है कि बूढ़ा बूढ़ी जैसे बात हो चुकी, उसमें बुढ़िया की याददाश्त हर रोज खत्म हो जाती है। अच्छा, और पिछले 75 बरसों से एक कहानी सुनती है फरमाइश करके, बूढ़ा भी भूल जाता है दरमियान में, वो भी हर दफा मुख्तलिफ बातें करता है। ठीक है, तो बहरहाल एक नमूने के तौर पे वो मैंने थोड़ा सा अच्छा है कि वो रोजाना भूल जाते हैं और रोजाना वही बात करते हैं, थोड़े थोड़े मुख्तलिफ तरह से। बुढ़िया, मुझे कहानी सुनाओ, तुम वो कहानी जानते हो, फिर बिल आखिर हम पहुंच गए। उसमें एक जुमला है जो बार बार आता है। ठीक है, बूढ़ा फिर से, मैं तक इसमें डॉट्स भी हैं, जैसे फिर से के बाद डॉट है, हर कोई जुमला मुस्तकिल तौर पे हम कहें कि दो जुमले इसमें रवानी में हो, ऐसा नहीं, डॉट्स दरम्यान में है, गैप्स हैं, वक्फे हैं काफी। मैं तंग आ गया हूं इससे, फिर बिलाखिर हम पहुंच गए, फिर दोबारा तुम बार बार मुझे यही चीज का कहती हो। ठीक है, फिर बिलाखिर हम पहुंच गए, मगर इसमें एक सानियत है, तुम 75 बरसों में जब से हमारी शादी हुई है, हर एक शाम बिलाशुबा सुहानी शाम तुमने मुझे मजबूर किया कि वो कहानी सुनाऊं। तुमने मुझसे एक जैसे लोगों की, एक जैसे महीनों की नकाली करवाई, हमेशा एक जैसे। चलो किसी और मौजू पर बात करें। बुढ़िया, मेरी जान, मैं इससे उकताती नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसने तो मुझे मोह लिया है। बूढ़ा, ये तो तुम्हें जुबानी याद है। बुढ़िया, होता यूं है कि लगता है कि जैसे अचानक मैं हर शय भूल गई हूं, जैसे मेरा जहन हर शाम एक कोरा कागज हो। मॉडर्न मैन का कोई हाफसा नहीं है, ये भी किसका थी, बहुत अच्छी बात, तहजीब से कट चुका। ऐसी अगली नस्ल क्या ट्रांसफर करेगी दूसरे को, कुछ भी नहीं है। हाँ मेरी जान, मैं जानबूझकर ऐसा करती हूँ, मैं नमकियात की खुराक लेती हूँ, मैं फिर से नई बन जाती हूँ तुम्हारे लिए। मेरी जान, हर शाम आओ ना कहानी फिर से शुरू करें प्लीज। बूढ़ा, अच्छा अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो ठीक है। बुढ़िया, चलो फिर अपनी कहानी सुनाओ, ये मेरी भी तो है,
जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है। बूढ़ा, फिर बिलाखिर हम पहुंच गए मेरी जान। बुढ़िया, फिर बिलाखिर हम पहुंच गए मेरे प्यारे। बूढ़ा, फिर बिलाखिर हम एक बड़ी बाढ़ के करीब पहुंच गए। हम पूरी तरह भीग चुके थे, हड्डियां तक यख बस्ता हो गई थी, घंटों, दिनों, रातों, हफ्तों के लिए। बुढ़िया, महीनों के लिए। बूढ़ा, बारिश में हमारे कान, हमारे पांव, हमारे घुटने, हमारे नाक, हमारे दांत बेसबब हरकत में थे। ये 80 बरस कबल हुआ। वो हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे। उन्हें कम से कम बाग का दरवाजा खोल देना चाहिए था। एक लंबी खामोशी। इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं नहीं पढ़ रहा। जी जी। बुढ़िया, बाग में घास गीला था। बूढ़ा, वहां एक रास्ता था जो एक छोटे से चौराहे और मरकज में एक देही चर्च की तरफ जाता था। ये गांव कहाँ था, क्या तुम्हें याद है? बुढ़िया, नहीं मेरे प्यारे, मैं भूल चुकी हूं। बूढ़ा, हम वहां कैसे पहुंचे? वो सड़क कहाँ थी? मेरा ख्याल है इस शहर को पेरिस कहा जाता था। बुढ़िया, मेरे नन्हे प्यारे, पेरिस तो कभी मौजूद न था। बूढ़ा, इस शहर का वजूद होगा क्योंकि ये तबाह बर्बाद हो चुका है। आहा, ये रोशनियों का शहर था मगर इसे बुझा दिया गया। 4000 साल कबल बुझा दिया गया। आज इस शहर में सिवाय इस गीत के कुछ बाकी नहीं है। बुढ़िया, हकीकी गीत है? अजीब सी बात है, कौन सा गीत? हकीकी होने पे कैसा है? कोई भी चीज हकीकी नहीं। बूढ़ा, एक लोरी, एक तमसील, पेरिस हमेशा पेरिस रहेगा। बुढ़िया, और इसका रास्ता इस बाग में था, क्या ये दूर था? बूढ़ा, हो जाता है ख्वाब में वो गीत, वो बारिश, फिर बिलाखिर हम पहुंच गए। अब इनकी क्या बात है। तो अब ये देखें, यानी बात है भी और कोई भी नहीं है, और जाहिर है वो बहुत बलीग है सब कुछ। आपने दरमियान में एक चीज मिस की, मैंने उसकी तरफ तवज्जो की। आपने कहा कि इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, इसको आप नहीं पढ़ रहे। तो उससे मुझे ये ध्यान आया कि क्या मतलब ड्रामे में एक बहुत सारा हिस्सा इंस्ट्रक्शंस का भी होता है, जो जब हम लिखते हैं कि वो क्या करेंगे, किस किस तरह से होगा। तो इसमें भी कोई फर्क है इस थिएटर में और दूसरे में? जी हाँ, बहुत अच्छी बात की। हर चीज में ही क्योंकि फर्क है, तो इसके इंस्ट्रक्शंस में खास एहतमाम है थिएटर सब्जेक्ट के इंस्ट्रक्शन में कि ये कारी के लिए भी हैं। बाज इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो स्टेज के लिए फिजिबल ही नहीं है। वो उन्होंने, इसका मतलब है कि ज़हन में रखी गई है बात कि ये रीडर भी इसको पढ़ेगा। अच्छा अच्छा, यानी ये पढ़ने वाला ड्रामा है भी है, भी है। यानी परफॉर्मिंग आर्ट के साथ साथ, जी हाँ, ये जो लिटरेरी आर्ट है उसका भी हिस्सा है। यानी कारी के लिए दो तरह से है। तासुर ही पैदा करना है ना, जी जी। उसका वो अजीबो गरीब बात है जो फिजिकली मुमकिन नहीं है, जैसे वजूद नहीं है उसका। जैसे घड़ी का 16 या 17 घंटे बजाना, लेकिन जब मैं पढ़ूंगा कि घड़ी क्लॉक ने 17 घंटे बजाए एक ड्रामे में है, हाँ, तो इससे मेरे ज़हन में तासुर आएगा, 17 क्या मतलब, 12 क्यों नहीं, 13 क्यों नहीं, ठीक है ना। तो वो कारी को ज़हन को यू, यानी एक वक्त ज्यादा से ज्यादा 12 ही बजा सकता है ना। तो अगर वो 17 बजा रहा है जी, तो मैक्सिमम 12 बजे होंगे ना जी। लेकिन अगर 17 बजा रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस टाइम से भी बाहर कहीं या कुछ और पढ़ने वाले को दिमाग कहीं वो लेके जाता, जहां ले जाना चाहते होंगे वो, ऐसे ही है। अच्छा, ये जो आपने बात की, अपना ड्रामा भी मुझे याद आया जो अनारकली वाला है। अनारकली पर भी जब हम उसको निसाब में पढ़ते थे तो उस पर कुछ लोगों का इतराज था, यानी कुछ नकादों ने इस पर एतराज किया कि ये परफॉर्मिंग जो ड्रामा है उससे ज्यादा ये अदबी ड्रामा है, ये पढ़ने की चीज है, और स्टेज पर इसको बनाते हुए बहुत मुश्किल दरपेश आती है। यानी वो ख्याल नहीं रखा गया कि वहां उसके लिए भी ये फीजिबल हो। और बाद में हमने देखा भी मुगल आजम वगैरह जब बनी है या इस तरह, तो इतना बड़ा सेट लगाना कि जिसमें पूरा शाही किला दिखाया जा रहा हो, एक बड़े पैमाने पर रक्स हो रहे हो, बहुत कुछ, तो उतने बड़ा ग्रैंडर दिखाना या उतना बड़ा हिसाब किताब दिखाना, लिखना तो आसान है, लेकिन जब आप उसको सेट लगाने लगेंगे। तो आसिफ का सब कुछ बिक गया था। उसने बीवी का जेवर भी गिरवी रख दिया था और जमीनें भी बेच दी। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये देखना चाहिए। और फिर एक गाना फिल्माने के लिए आपको मुल्क से बाहर भी जाना पड़ता है और कितने आईने खरीदने पड़ते हैं, अब ये सब कुछ होता है। तो इसका मतलब है कि यानी वो, लेकिन वो पढ़ने के हिसाब से बहुत अच्छा और बड़ा ड्रामा है। अच्छा, उसके बावजूद कि उसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से ये प्रॉब्लम्स हैं,
वो उर्दू का सबसे बड़ा ड्रामा समझा जाता है। तो इसका मतलब है कि ये उस सिलसिले की कड़ी जो अदबी ड्रामे की हमारे पास एक रिवायत रही है कि वो ड्रामा जो लिटरेचर का भी उतना ही हिस्सा है जितना परफॉर्मिंग आर्ट का है। तो उसमें हम इसको और इसमें मुख्तसर प्लेस भी लिखे गए, बहुत छोटे छोटे भी हैं, 10-20 सफ़ात पे हैं। तो बहरहाल ये अपनी नौइयत का था जो मगरिब को समझने के लिए ये ज़रूरी है, और हम कोई मीनिंगफुल काम नहीं कर सकते जब तक हम मगरिब को नहीं समझेंगे। आखिरी बात इस पे करते हैं कि ये तर्जुमा करते हुए जैसे हर मुतरजिम को कुछ मुश्किलात या कुछ मसाइल या कुछ ऐसे मकामात आते हैं जहाँ पर उसकी ज़रा ज़्यादा तवज्जो की, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आपने इससे पहले तराजिम किए, यानी नज़्म का तर्जुमा भी किया आपने, फिक्शन का तर्जुमा भी आप किया, ये ड्रामे का तर्जुमा है और ड्रामा भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एक नमूना है। तो इसमें उस हवाले से क्या मुश्किल है मुतरजिम के लिए? इसमें क्योंकि तासुर सबसे अहम है, और फिक्शन में तो हम किसी और कल्चर का तर्जुमा कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वही वो नरेशन भी होती है, कर दें। अब इसमें जब तक हम अपने हिसाब से लफ्ज का इंतखाब नहीं करेंगे जो हमारी रिवायत से मुतालिक होगा, तो वो तासुर मुंतकिल नहीं होगा। लिहाजा मैंने कोशिश की कि इसको अपने करीब, ताकि हम इसको समझ, तासुर हमारे यहाँ जिस हद तक भी जा सकता हूँ। ठीक है। तो अभी करीम चंद्र के बारे में आपने जो फरमाया, तो आपने फरमाया कि उन्होंने भी उसको लोकलाइज किया, उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया। अच्छा। यानी उन्होंने तो वेटिंग फॉर गोडो का किया ना जी, वेटिंग फॉर गोडो में, जी हाँ, तो उन्होंने उसमें अच्छी खासी चेंजेस लाए हैं। यानी मैंने चेंजेस नहीं की, ठीक है, यानी मैंने जुमला जो आधा है, जो लफ्ज है, सिर्फ तासुर, हाँ, मैंने तासुर बदलने के लिए लफ्ज अगर किया है तो ठीक है, मैंने सेटिंग को, किसी चीज को नहीं छेड़ा। ठीक है ना, तो बहुत शुक्रिया आपका। एक मैं आपकी इजाजत से कहना चाहूंगा कि उर्दू में तराजिम तो हुए, लेकिन मुझे खुशी हुई कि पिछले बरस की बात है गालिबन, या चंद महीनों की, कि अहमद जावेद साहब का एक प्ले थिएटर ऑफ एब्सर्ड पे का आया है। अच्छा। वो मुझे नाम उसका नहीं आ रहा, तो किताबी सूरत में छपा है। अच्छा। तो वो पाकिस्तानी सूरत हाल के अंदर है, क्लास, ये मुस्लिम दुनिया की सूरत हाल पे इंतहाई अहम काम आया है। इस पे तवज्जो की जरूरत है, होना तो ये चाहिए था कि उस पे बात हम जरूर बात करेंगे, तो जाहिर है हमारे अहद की किताब है। हाँ। और देखिए, अच्छा, आमतौर पे हमारे यहाँ ये रहा है कि हम जो उस्लूब के तजुर्बात हैं यानी अदब में, उनसे जरा यानी उनकी कबूलियत से हमें गुरेज करते रहे हैं। हमारे यहाँ जिन जिन लोगों ने उस्लूब की सतह पर जाकर, बाहर जाकर कुछ काम करने की कोशिश की, मजमूई तौर पर अमूमी सूरत हाल में उनको नामकबूल ही कहा गया, नई शायरी नामकबूल शायरी, ठीक है, वो नकाद भी उसको नामकबूल शायरी समझता है कि है, और ऐसा रहा भी। तो उसकी वजह से ये हमारे यहाँ कम रहा कि हम यानी आउट ऑफ बॉक्स जाके जो सोचना जिसे हम कहते हैं उस्लूब की सतह पर, वो कर सकें। अनवर सज्जाद ने कुछ करने की कोशिश की, उसको पीछे धकेल दिया। हमारे यहाँ रशीद अहमद साहब ने कुछ लिखने की कोशिश की। तो हमारे यहाँ ऐसे जो एब्स्ट्रैक्ट लिखने वाले हैं या इस तरह के लोग थे, को बहुत ज्यादा कबूलियत और मकबूलियत उनकी हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारा कारी गुरेजा है। तो आप ये देखें कि दुनिया में अगर इसको बड़ा अदब समझा जाता है और एक खास जो इंटेलेक्चुअल तबका है उसकी तरफ मुतवज्जो है और एक बड़ी सतह पर जाकर ये कम्युनिकेट करता है अपने अहद की सूरत हाल को, तो हमारे यहाँ अगर हमारे अहमद जावेद साहब ने उस पर लिखा है तो इसका मतलब है कि हमारे जो संजीदा अदब पढ़ने वाले लोग हैं उनको मुतवज्जो होना चाहिए और बहस होनी चाहिए उस पर। एक तो ये कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड या क्या, इस पे बड़ा दिमागी, जैसे नसी नज़म जो है हमने समझ लिया कि बहुत आसान चीज है कि ये कोई सहल उसकी वजह से हम लिख रहे हैं, ऐसा थोड़ा है। बड़ा फनकार लिख सकता है नसी नज़म भी। तो जो सूरत हाल चाहिए थिएटर एब्सर्ड के लिए, मायूसी की कह लें, जो कॉस्मोपॉलिटिकल सिटी की एक बात है, पेरिस और ये सब बड़े शहरों के जो अलमियत है एक लिहाज से, ये बड़े शहरों की भी अलमियत है, और वो जो मायूसी के जिस दौर से पाकिस्तान जैसे गुजरा है, शायद इतनी मायूसी भी पाकिस्तान में पहले कभी नहीं थी जो इन 5-7-10 वर्षों में आई है, मिसाल के तौर पे। और अब लाख जिस तरह बड़ा है, शायद ज्यादा मालूमात होने की वजह से भी एक नई तरह की मायूसी, मतलब अब दरमियान में है ना, आवाजें ज्यादा हो गई हैं, पर कुछ है। शायद आज इस थिएटर को की मानवियत उर्दू दुनिया में बढ़ रही है। चलिए ना, बहुत अच्छी जो बात है उस पर इख्तिताम किया हमने, और आपके तवस्सुत से हमें न सिर्फ जो मगरिब की दुनिया है उसके इस खास काम का मौका उससे वाकिफ़ होने का मौका मिला और आपके काम के हवाले से जानने का मौका मिला, बल्कि जो नया काम आया है अहमद जावेद साहब का उसकी आगाही भी हुई और उसकी अहमियत का भी हमें पता चला। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी और हम इसकी तरफ मुतवज्जो होंगे।